पहली सीट हम जो चर्चा करेंगे वो है यमुनानगर की सीट। यमुनानगर की सीट जो है वो उसकी तासीर जो समझ में आती है वो ये है कि वहां पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी और आईएनएलडी में ज्यादा संघर्ष होता रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो तीसरे नंबर पर खिसक गई है। कांग्रेस ने पिछला चुनाव जो जीता था वो 2005 में जीता था। उसके बाद के तीनों चुनाव में कांग्रेस वहां नहीं जीत पाई। तो इस पर और आगे चर्चा करेंगे। आपको ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने एक्सपर्ट प्रेम जी से। प्रेमचंद जी, क्या कहना है आपका यमुनानगर की सीट को लेकर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए कमल जी, यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र, जैसा मेहता जी ने बहुत बार जिक्र किया है कि जो अर्बन सीट्स हैं उनमें से एक सीट यमुनानगर भी है। और यमुनानगर का अगर चुनावी इतिहास आप देखते हैं, राजनीतिक इतिहास आप देखते हैं, तो यमुनानगर परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट हुआ करती थी। उस समय मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहता था। 1977 तक की अगर आप बात करेंगे, जब 1977 के बाद अगर आप उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो 1977 में जनता पार्टी बनने के बाद कांग्रेस वहां केवल 2 बार जीतती है। और अगर आप 1977 या 1972 को ही आप मान लें कि 1972 से हमें शुरू करना है, तो 1972 से 2019 तक के परिणामों की अगर आप समीक्षा करते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 1977 जनता पार्टी का नेतृत्व हरियाणा में चौधरी देवीलाल कर रहे थे और उनकी विचारधारा के साथ जुड़े लोगों ने इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाई। और यदि आप पिछले 3 चुनाव की भी बात करेंगे तो पिछले तीनों चुनाव में 2019 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यमुनानगर की सीट जीती और 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से विजयी रही थी। और उस समय मुकाबला अगर आप देखते हैं पिछले दोनों चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के दिलबाग सिंह बहुत नजदीक रहे और कांग्रेस या तो तीसरे नंबर पर या फिर जमानत जब्त की ओर चली गई। पिछली बार तो ये स्थिति थी कि कांग्रेस प्रत्याशी की वहां जमानत भी जब्त हुई। मोटे तौर पर अगर आप देखते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने भी सीट जीती है, 2 बार समझौता था। एक बार इंडियन नेशनल लोकदल के साथ या लोकदल कहे, और एक बार हरियाणा विकास पार्टी के साथ, और दोनों बार डॉक्टर कमला वर्मा वहां से विजयी रही थी। उस समय भी अगर उस समय के मत प्रतिशत को देखें और बाकी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत को देखें तो मत प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं वहां कर पाई। और जब इंडियन नेशनल दल ने ये सीट जीती या जनता पार्टी ने जब सीट जीती, जनता पार्टी के समय तो आज तक शायद उससे ज्यादा मत प्रतिशत किसी विजयी प्रत्याशी का यमुनानगर में नहीं रहा। जी जी। तो अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा विराम देंगे, एक बार फिर आपके पास आएंगे। अमित जी, सीट का हमने मोटा एक तासीर प्रेम जी से ली। आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके ज्योग्राफिया के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें। क्या है यमुनानगर सीट, किस तरह की है, क्या पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्या है? जहां तक अगर यमुनानगर विधानसभा सीट की बात करें, यमुनानगर विधानसभा सीट जो है इसका 73% हिस्सा जो है वो शहरी है और जबकि 27% जो है वो ग्रामीण है। इसमें 2-3 बड़े गांव, बहुत बड़े गांव भी आते हैं, जैसे बुढ़िया और गधोली जैसे कुछ बड़े गांव जो है जो यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। परिसीमन के बाद की बात करें यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र की, तो इस सीट से कांग्रेस एक बार भी जो है चुनाव नहीं जीत पाई है। 2009 में यहाँ से इनेलो के दिलबाग सिंह जीते, 14 और 19 में बीजेपी के जो है घनश्याम दास अरोड़ा चुनाव जीत रहे हैं। अगर हम 2019 का अगर हम बात करें, सबसे क्लोज चुनाव कहा जा सकता है। इसमें जो बीजेपी के को जो है सिर्फ मात्र 1433 जो है वोटों से जीत मिली थी और जीत का अंतर मात्र 1% का रहा था। तो घनश्याम दास अरोड़ा को जहां 43% वोट मिले और जबकि इनेलो के दिलबाग सिंह मात्र 1% वोट से चुनाव हार गए थे, उन्हें 42% जो है वोट मिला था 2019 के विधानसभा चुनाव में। अगर हम बात करें जो
यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के जो है, हम ये बात कहें कि 2000 अगर हम पीछे जाए, कांग्रेस की सरकार के टाइम जाए, हम इसे एक इग्नोर विधानसभा क्षेत्र कहा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां की सड़कें, मतलब सड़कें नहीं थी, गड्ढों में सड़क हुआ करती 2009 के बाद। लेकिन हाँ, बीजेपी सरकार आई, बदलाव हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज है कि बदलाव हुआ, लेकिन जो वहां पे जो विधायक है घनश्याम दास अरोड़ा, उसको लेके कहीं ना कहीं जो है लोगों में नाराजगी है। जो जी जो चलिए बीजेपी आगे बढ़ते हैं। आप आज हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। ये हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषक हैं, सीटों का भी अच्छा हिसाब किताब रखते हैं, जोगिंदर कथुरिया जी। जोगिंदर जी, हम अब कैंडिडेट्स की बात करते हैं। आपकी नजर में पहले हम कांग्रेस को छूते हैं, तो कांग्रेस में कौन कौन से प्रभावी आपको लग रहे हैं उम्मीदवार? यमुनानगर सीट पर मुझे राजन शर्मा और गुरदयाल पुरी, ये दो चेहरे जिन पर कांग्रेस ज्यादा विचार कर रही है, क्योंकि जो राजन शर्मा है, शायद इनकी जो माता जी पूर्व में विधायक भी रही हैं, और गुरदयाल पुरी जी, इनके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और पंजाबी जाति से संबंध रखते हैं। अच्छे खासे लगभग 25% के करीब यमुनानगर में पंजाबी मतदाता हैं। जी, तो तो आपकी इन नजर दो में ये प्रत्याशियों दो ही पर कांग्रेस कैंडिडेट? विचार कर रही। जी, मेहता जी, आपका अब अपने आप के पास क्या इनपुट्स आए हैं? आपकी आपकी जो पूरी स्टडी है वो यमुनानगर की क्या तस्वीर पेश कर रही है? कांग्रेस की भी हमने थोड़ी चर्चा कर ली है। आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है और इनेलो की तरफ से कौन हो सकता है, और पूरी समीकरण क्या बनता है? नहीं, आपने कैंडिडेट की चर्चा शुरू की है या इस सीट पे नतीजा क्या रहने वाला है वो पूछा है आपने? पहले हम एक बार कैंडिडेट्स की भी बात कर लेते हैं, फिर आपसे नतीजे की भी बात करेंगे सर। देखो, जहां तक कैंडिडेट का सवाल है, बीजेपी के कैंडिडेट को बदलने की यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड है। घनश्याम दास हालांकि शरीफ आदमी है, और कई बार शरीफ आदमी के साथ भी ये दिक्कत हो जाती है कि वो साधन संपन्न नहीं होता दूसरे पॉलिटिशियन के मुकाबले में, और शराफत भी बड़ी होती है, लोगों के काम नहीं कर पाता, लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ से जरूर अपना कैंडिडेट बदलने की तैयारी कर रही होगी। जी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, लगातार डिलिमिटेशन के बाद चुनाव हारने की वजह से और अंबाला से कुमारी शैलजा का वर्चस्व होने की वजह से कांग्रेस के दूसरे गुटों ने यहाँ कैंडिडेट पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। तो भले ही इस वक्त माहौल अलग हो, लेकिन कांग्रेस के पास भी इस वक्त ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो छाती ठोक के कह दें कि हम इसको टिकट देंगे, ये मुकाबला कर लेगा या जीत जाएगा। तो दोनों तरफ दिक्कत है। बीजेपी कैंडिडेट चेंज करने के बारे में सोच रही है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। केवल अगर किसी के पास छाती ठोक के लड़ने वाला कैंडिडेट है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल, जितनी सीटें हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये एक सीट ऐसी है इंडियन नेशनल लोकदल के पास, यहाँ छाती ठोक के चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है। और वो पहले पिछला चुनाव बहुत ही कम वोटों से 1440-50 वोटों से हारे थे, और वो भी आखिरी 2 राउंड में जाके हारे थे, जो बिल्कुल फुली अर्बनाइज्ड राउंड थे। गांवों से तो वो लीड करते हुए आ रहे थे, और उनकी जो लीड है वो जाके शहर में टूटी थी, और आखिरी 2 राउंड में वो ये चुनाव जीत पाए थे। तो उनको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होगा। इस बार भी कैंडिडेट वही होंगे। और कांग्रेस को अभी, जैसे अभी कथूरिया जी ने बताया, ये नाम मैंने भी सुने हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ चांस लेना चाहती है इस बार, इसलिए कोई बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश कांग्रेस करेगी। जी, प्रेम जी के पास चलते हैं एक बार यमुनानगर सीट पर के बारे में, कि आईएनएलडी ने तो अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, दिलबाग सिंह को। तो आपके हिसाब से इस बार फाइट कैसे रहने वाली है? बीजेपी वर्सेस आईएनएलडी रहेगी, या 3 तरफा रहेगी, या 2 तरफा रहेगी? तो किस किस के बीच में रहेगी? कमल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यमुनानगर एक ऐसी सीट है जो इंडियन नेशनल लोकदल के सबसे पहले 5 प्रत्याशी घोषित हुए थे, उनमें से यमुनानगर का नाम सबसे पहला था। अभय सिंह से भी पहले वहाँ उनके कैंडिडेचर की घोषणा हुई है।
और जी दिलबाग सिंह जी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, और अगर उसमें बहुजन समाज पार्टी भी आप जोड़ दें, पिछली बार जी बहुजन समाज पार्टी को 7,500 के करीब मत मिले थे और उनका मत प्रतिशत 5.5% के लगभग था, और जी जो हार जीत का अंतर था वो मात्र 1% था। और जी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी थी, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर प्लस कैंडिडेट की उम्र जो है, भारतीय जनता पार्टी को इस बार नया प्रत्याशी वहां लाना पड़ेगा। 2-3 नाम जी वहां भारतीय जनता पार्टी के पैनल में हो सकते हैं। उनमें एक नाम जो जिला अध्यक्ष है सप्रा जी, एक वहां के जो मेयर रहे हैं मदन चौहान जी, और कहीं ना कहीं एक नाम जो बहुत कम आपकी दृष्टि में आया होगा, वहाँ की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं, वो उनका घर तो, क्योंकि ये ट्विन टाउन्स हैं, जगाधरी के वार्ड नंबर 6 में पड़ता है, और जी उनका कार्य क्षेत्र जो है वो यमुनानगर ज्यादा है। जी और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना जब निर्णय करेगी तो प्रत्याशी तो निश्चित रूप से नया ही आएगा इस विधानसभा क्षेत्र में। वैसे घनश्याम जी बहुत लोकप्रिय भी हैं, शांत व्यक्ति हैं, बड़े किसान भी हैं और उद्योगपति भी हैं। उनके अपने प्लाईवुड की 4 इंडस्ट्रीज हैं, खेत, बड़े जिम्मेदार भी हैं और किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो किसान विंग है, जो किसान संघ है, उसके भी वो अध्यक्ष रहे हैं। और जब शुगर मिल में कोई भी मोर्चा लगता था तो घनश्याम जी उस मोर्चे की अगुवाई करते थे, और उन्होंने ये चुनाव तो लड़े ही लड़े हैं, उसके अतिरिक्त उन्होंने वहां इसके पहले भी वो चुनाव लड़ते रहे हैं 2 बार। एक बार तो जब आपका जयप्रकाश जी विधायक थे, डॉक्टर जयप्रकाश कृष्णा पंडित जी के पति 2000 में जीते थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में बेशक इंडियन नेशनल लोकदल के डॉक्टर गंभीर विजयी रहे थे, उस समय भी वो बेशक वो 3रे नंबर या 4थे नंबर पर थे, परंतु चुनाव लड़ने का साहस भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी में था तो घनश्याम जी में ही था। और उस टाइम चौधरी बंसीलाल की पार्टी बड़ी प्रभावी थी। आपको याद होगा हरियाणा विकास पार्टी उस समय तक बहुत मजबूत थी हरियाणा में, और उनके कैंडिडेट चौधरी साहब सिंह थे, बड़े गांव के थे, कलानौर उनका गांव था। और अभी जैसे बता रहे थे अमित जी कि इसमें बड़े गांव हैं, मैं आपको बता दूं कि बुढ़िया गांव नहीं है, वो नगर निगम का एक हिस्सा है और उसे अर्बन पॉपुलेशन में ही माना जाता है। अब उसमें गांव की संख्या बहुत कम है, उसका स्वरूप अब बदला है, और वो शहर के साथ सटा हुआ एक टाउनशिप थी, उसको अब जब कारपोरेशन बनी तो उसको उसमें शामिल कर लिया गया, और लगभग सारे गांव भी कारपोरेशन का हिस्सा हो गए, इसलिए उसे आप अर्बन सीट ही मानेंगे। जी, आपको थोड़ा रोकूंगा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि दिलबाग सिंह जी को का वोट बेस क्या है, क्योंकि यहाँ जाट मतदाता तो बहुत बड़ी संख्या में है नहीं, फिर भी उनका वोट बेस क्या लगता है आपको कि वो इतना अच्छा वोट ले जाते हैं? पर्सनल रैपो है? मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, शायद आपको अभी भी ये लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल केवल जाट की पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल फतेहाबाद भी जीतती है, इंडियन नेशनल लोकदल थानेसर भी जीतती है, इंडियन नेशनल लोक हिसार भी जीतती है। और हम अपने दर्शकों के लिए वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रत्याशी का अपना आधार, उनका अपना कारोबार, और वो व्यापारी है मूलतः। उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, माइनिंग का काम था, वो एक बड़े व्यवसायी है इस क्षेत्र के, और उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। इंडियन नेशनल लोकदल में क्योंकि वो मजबूत इसलिए भी है क्योंकि वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह जी के समधी भी है, अर्जुन चौटाला के ससुर है, और पार्टी का हर कार्यकर्ता दिल से उनके साथ लगता है। इंडियन नेशनल लोकदल की जब पहली बार उनको टिकट मिली थी 2009 में, तब भी बहुत खोज के बाद पार्टी ने कहा था कि एक युवा है जो बहुत आसानी से यहाँ जीत सकता है। और वो आपको ये भी पता है कि जाट होने के साथ साथ वो जट सिख है, लिखते बेशक चौधरी दिलबाग सिंह है, वो दिलबाग सिंह संधू है, और सिखों का और एक और दूसरा वोट बैंक वहां बहुत बड़ा है,
जो परंपरागत रूप से कांग्रेस को जाता है। मुस्लिम मतदाता लगभग दिलबाग सिंह के लिए मतदान करता है। जी, मेहता जी के पास चलते हैं। मेहता जी, अब फाइनली इस सीट के ऊपर आपके कमेंट्स और आपका जो इनपुट्स हैं, जो आपने फील्ड में भेजे, वो क्या कहते हैं सीट के बारे में? पूरी तरह से जरा एक्सप्लेन करिए तो हमारे दर्शकों को जरा एक संतोष भाव होगा। अगर इस सीट पे कमजोर कांग्रेस का डेटा देखा जाए, जिसको हम लोग काफी टाइम से कमजोर कह रहे हैं कि कभी जीतती नहीं डिलिमिटेशन के बाद, और बहुत बुरे हालात थे कांग्रेस के, अगर उस हिसाब से अगर इसको गैस करें और जो डेटा आया है तो जीटी रोड पे कांग्रेस काफी गेन करने वाली है, काफी तगड़े वाला मुकाबला। अगर यमुनानगर जैसी अर्बनाइज्ड सिटी में सीट पे, जिसमें थोड़ा 30% से कम विलेजेस हैं और बाकी सारा अर्बन है, और वो अर्बन भी पंजाबी ज्यादा है, बाकी जातियां भी हैं, और बीजेपी माइंडेड है। बीजेपी यहाँ कई बार चुनाव जीती है, जब बीजेपी सत्ता में नहीं भी आई तब भी चुनाव यमुनानगर से जीती है। लेकिन इस दफा का जो डेटा है उसको मैं कांग्रेस के प्रोस्पेक्टिव से इसलिए कह रहा हूं कि पिछली दफा कांग्रेस को मात्र 6.5% वोट मिले थे। अगर वो 6.5% से जंप करके ट्रायंगुलर में मेन स्ट्रीम में आ गई है, मान लो, होगा यहाँ ट्रायंगुलर इनेलो, भाजपा और कांग्रेस, ये ट्रायंगुलर होगा। एक स्थिति ये बनती थी कि मान लो अगर भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो पिछली दफा इनेलो बहुत कम मार्जिन से हारी थी, तो मेन इनेलो होती और कंपटीशन बीजेपी के साथ होता। लेकिन जो डेटा आ रहा है वो सीरियस वाला ट्रायंगुलर होने जा रहा है, जिसमें इनेलो कहीं पीछे नहीं है। ट्रायंगुलर में इनेलो कहीं पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के 6.5% से अगर ऊपर तक के जंप को देखें, मान लो कि इतना बड़ा जंप कांग्रेस ने वहां लिया है, तो फिर इसका प्रभाव सिर्फ यमुनानगर तक सीमित नहीं है, फिर इसका प्रभाव दूसरी जीटी रोड की दूसरी सीटों पे भी है। फिर इसके प्रभाव में आपको ये मानना पड़ेगा कि यमुनानगर का जो अर्बन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, जीएसटी उसका रीजन हो सकता है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का आतंक वहां रहता है, अपना माइनिंग माफिया का आतंक वहां रहता है। तो इसका मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके भी ना असंतुष्ट हो सकता है। अगर यही डाटा ठीक है, मान लो ठीक ही होगा, गलत होने का कोई सवाल नहीं, तो इसका मतलब जो अर्बन सेटिस्फेक्शन लेवल जो बीजेपी को लेके हमेशा हाई रहता है, वो उस बार उतना हाई नहीं है। और अगर वो वहां यमुनानगर जैसी जगह पे हाई नहीं है, तो फिर आसपास की सीटों पे भी फर्क पड़ेगा। पर कुल मिला के डेटा ये कह रहा है कि ये ट्रायंगुलर वाली सीट है, यहाँ ट्रायंगुलर मुकाबला होगा। सर, क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि डाटा क्या कह रहा है, कितने परसेंट कहाँ पार्टी के हिसाब से? उससे बहुत बड़ा आइडिया मिलेगा लोगों को भी कि कहाँ आज ये सीट खड़ी है। सीरियस ट्रायंगुलर का मतलब, और 6% से मान लीजिए 3 पार्टियों में चुनाव होता है और एक बेंचमार्क 33% का होता है कि 33-34% वोट जिस पार्टी को आएगा वो हावी है। अगर मैं कांग्रेस को वहां मेन स्ट्रीम में ट्रायंगुलर में बता रहा हूं, तो आप उसका जंप देख लीजिए कि उसका जंप कितने % का है, और उसका नतीजा अपने आप सामने। जो पार्टी 6-7% से उठ के मान लो 30 के ऊपर की रेंज में आ रही है, तो इतनी बड़ी ग्रोथ कोई कम तो नहीं होती है जी, ये तो काफी बड़ी ग्रोथ है। और नेचुरली उसने किसी का वोट लिया होगा। अब पिछली दफा बीजेपी को यहाँ मान लो चाहे वो 1400 वोट से जीती थी, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट तो काफी अच्छा था ना, क्योंकि फाइट सीधी 2 आदमियों में थी, कांग्रेस फाइट से बाहर थी जी, तो इसलिए ग्रोथ काफी अच्छी है कांग्रेस की। ग्रोथ काफी अच्छी है कांग्रेस की। बीजेपी का मत प्रतिशत 43% के लगभग था और 42% के लगभग आईएनएलडी का था। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, पिछली बार लगभग सीधी फाइट थी, कांग्रेस को तो मिले ही 6.5% थे जी। 80% तो बीजेपी। सवाल और पूछना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि जैसा हमने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट भी इस बार वीक है, करंट कैंडिडेट चेंज होगा, एमएलए जो है घनश्याम दास अरोड़ा, उनके चेंज होने की संभावना है। कांग्रेस के पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पहले से ही नहीं है, पिछले 20 साल से वो जूझ रहे हैं इस बात को लेकर।
और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो आईएनएलडी के पास है। तो क्या आपका डाटा ये सजेस्ट करता है कि आईएनएलडी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो उसको बेनिफिट देगा आईएनएलडी को? बिल्कुल देगा। आईएनएलडी के जो कैंडिडेट को गांव में बहुत अच्छा मत मिला है, और अगर वही रेशो या उसके आसपास 19-21 रेशो उसको शहर में भी मिल गया तो इंडियन नेशनल लोग सीट निकाल सकता है। जी, जो मतलब इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। हो रहा है जो शार्प ट्रायंगुलर हो रहा है उसमें वो मेन डी में है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डेटा के हिसाब से मुकाबला नजर आ रहा है और थोड़ी सी क्लोज आईएनएलडी लग रही है, ऐसा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम में है, तो मेन स्ट्रीम में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कमल जी, आपने कांग्रेस के जब संभावित उम्मीदवार कथुरिया जी से पूछे थे तो उसमें एक नाम उनसे शायद छूट गया। वहां डॉक्टर जयप्रकाश और डॉक्टर कृष्णा पंडित के बेटे का नाम तो उन्होंने लिया, उनके साथ साथ एक मिस्टर रमन त्यागी हैं और वो बड़े सशक्त दावेदारों में है, और वहां त्यागी मतदाताओं की संख्या भी काफी अच्छी है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है। पंजाबी के बाद अगर किसी की संख्या है वहां तो वहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। कांग्रेस में अगर ब्राह्मण प्रत्याशी आता है तो मैं समझता हूँ कि इनकी संभावनाएं कुछ उससे ज्यादा बढ़ जाती है। जी, कथुरिया जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी। आपके पास कोई बीजेपी के कैंडिडेट्स का कोई आइडिया है? देखिए, मेरे को तो जो भाजपा है केवल 2 ही प्रत्याशियों में, अगर सिटिंग एमएलए पर दांव खेलेंगे तो घनश्याम दास अरोड़ा हैं ही प्रत्याशी। यदि दूसरे प्रत्याशी पर जाएंगे तो मदन चौहान, जो कि अभी पिछली टर्म में मेयर थे, उनके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार विपरीत परिस्थितियों में वहां का मेयर का चुनाव जीता था 2018 के अंदर। जी, तो दर्शकों, ये हमारा यमुनानगर का आइडिया था। मोटे तौर पर वहां पर ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है और तीनों ही जो पार्टियां हैं, बीजेपी जिसका करंट एमएलए है, कांग्रेस और जो काफी आगे बढ़ रही है हरियाणा में, और आईएनएलडी जो वहां जनरली जीतती है या दूसरे नंबर पर रहती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी सालों से यही रहा है। तो ये इन 3 पार्टियों में जो है कांटे का मुकाबला है। इस सीट पर हम कांटे का मुकाबला कह सकते हैं कि इस सीट पर कांटे का 3 तरफा मुकाबला होने वाला है, कोई भी बाजी मार सकता है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।